हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन के लिए रह गया था, जिसको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम है तो उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज के इस लेक्चर से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ओके, तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे, स्पेसिफिक चीज़ों को देखेंगे, बहुत चीज़ों को लेंदी करके नहीं देखेंगे। जो न्यूज़ रहेगा उसको और उससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है, और जहाँ पे अगर मुझे लगेगा कि समझाने के लिए कोई टर्म एक्सप्लेन करना है तो वो मैं आपको कर दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर के है, तो इसीलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए $162 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। तो पूरा न्यूज़ क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के अंदर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया है। तो $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है। और किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लोन को अप्रूव किया गया है। तो सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ओके, ना देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसको कि सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एडीबी ने लोन को अप्रूव किया है, $162 मिलियन के लोन को अप्रूव किया है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर? तो हिमाचल प्रदेश का जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया, वहाँ का जो हेरिटेज और कल्चरल सेंटर्स है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। कुल्लू के अंदर जो नगर कैसल है उसको रिस्टोर किया जाएगा। बहुत सारा जो पब्लिक स्पेसेस है, मॉडर्न टूरिस्ट फैसिलिटीज़ है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। कांगड़ा के अंदर कन्वेंशन सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जहाँ पे कुछ इवेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह हो सके। इसके अलावा कांगड़ा, कुल्लू और हमीरपुर के अंदर जो वे साइड एमिनिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि ट्रैवलर्स के लिए आसानी हो। रोड के किनारे जो रेस्ट हाउस होता है वो अवेलेबल हो, लेडीज़ के लिए टॉयलेट अवेलेबल हो। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा, जिसको कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सपोर्ट करने के लिए $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक दो बार चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी डिटेल्स है, तो आई डोंट थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना तो मैं इसको पीडीएफ में दे दूंगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का बात हुआ है तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए। तो ये करता क्या है? ये अपने मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन, तो इन सबको लेकर के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है उसके लिए ये अपने मेंबर कंट्रीज को लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है ना। उसको लेकर के जो स्टैटिक पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1966 है। इसका हेडक्वार्टर मैंडलयॉन्ग फिलीपींस के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मसातसुगु असाकावा। ओके, और अगर हम बात करें मेंबर कंट्रीज का, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कितना मेंबर कंट्रीज है? 68 मेंबर कंट्रीज है। 68 इसका सदस्य देश है, जिसमें से 49 तो एशिया पैसिफिक रीजन से है और बाकी इस रीजन के बाहर से है। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा न्यूज़ क्या था?
न्यूज़ था हमारा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए 162 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है। ठीक है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने देखा कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा इस फंड का इस्तेमाल करके। ठीक है, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर इंस्टीट्यूशन है, तो इसने यहाँ पे एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है 500 मिलियन डॉलर का, भारत का पहला ब्लू लोन के लिए। तो इस पूरे न्यूज़ को समझने से पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये है क्या, क्या काम है इसका, और दूसरा ये ब्लू लोन क्या होता है। ओके, तो इन दोनों टर्म को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी न्यूज़ के ऊपर आएंगे, तो आपको तुरंत ये न्यूज़ समझ में आ जाएगा और आपको याद भी रहेगा ज़्यादा समय तक। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर इंस्टीट्यूशन है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना हुआ है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और चौथा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, और एक है आपका ये IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से एक क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ओके, तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये करता क्या है, तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट है उसको इनकरेज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सब ऑफर करता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या करता है, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए काम करता है। ओके, उसको इनकरेज करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1956 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। और कितना मेंबर कंट्रीज है इसका, 106 मेंबर कंट्रीज है इसका। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, मख्तार दियोब। और जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, समझ में आ गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है, इसका क्या काम है। तो यहाँ पे IFC ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है 500 मिलियन डॉलर का, भारत का पहला ब्लू लोन के लिए। ओके, तो नाउ यहाँ पे ये जो ब्लू लोन है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ब्लू लोन सिंपली ऐसा लोन्स होता है जो कि वाटर और जो ओशन रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है ना उसके लिए दिया जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ब्लू लोन्स ऐसा लोन्स होता है जिसको कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो कि वाटर और ओशन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने को लेकर के है, इसके सस्टेनेबल यूज को लेकर के, इसके रिस्पॉन्सिबल यूज को लेकर के है। जैसे कि वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर्स को मैनेज करने से लेकर के कोई प्रोजेक्ट है, ओशंस के अंदर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको कम करने को लेकर के कोई प्रोजेक्ट है, मरीन हैबिटेट्स को रीस्टोर करने को लेकर के कोई प्रोजेक्ट है, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री जैसे कि शिपिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, उसको सपोर्ट करने को लेकर के कोई प्रोजेक्ट है, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि ऑफशोर विंड हो गया। आपने देखा होगा कि सीज वगैरह में बड़े बड़े जो टरबाइन होता है वो सेटअप किया जाता है वहाँ पे विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए, तो उसको डेवलप करने को लेकर के कोई प्रोजेक्ट है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो कि वाटर और ओशियन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने को लेकर के, इसके सस्टेनेबल यूज को लेकर के है, वैसे प्रोजेक्ट को जो फंड प्रोवाइड किया जाता है, वैसे प्रोजेक्ट के लिए जो लोन्स दिया जाता है ना, वही क्या होता है, वही ब्लू लोन्स होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत के अंदर ब्लू फाइनेंस मार्केट को डेवलप करने के लिए, ताकि जो वाटर और ओशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसके लिए फंडिंग अवेलेबल हो, तो यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत के अंदर ब्लू फाइनेंस मार्केट को डेवलप करने के लिए और जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स है
उसके फाइनेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है। ओके, तो किसके किसके बीच में पार्टनरशिप हुआ है? यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि भारत के अंदर एक ब्लू फाइनेंस मार्केट को डेवलप किया जा सके। यहाँ पे जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स का फाइनेंसिंग है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ओके, तो यही पूरा न्यूज़ है। आपको अमाउंट याद रखना है और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कौन से बैंक के साथ, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, वो आपको याद रखना है। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का, आईएफसी का, भारत के अंदर ये पहला ब्लू इन्वेस्टमेंट है और इसीलिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आईएफसी का भारत के अंदर ये पहला ब्लू इन्वेस्टमेंट है और ये पहला ऐसा ब्लू ट्रांजेक्शन है जिसमें कि हमारे देश का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है। ओके, इन सब के अलावा देखिए, वैसे तो यहाँ पे जो ये फाइनेंसिंग, ये जो आईएफसी ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे इसका फोकस तो हालांकि जो ब्लू प्रोजेक्ट है उसके ऊपर, यानी कि जो वाटर एंड ओशियन रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो ग्रीन प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी, इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको फंड करने के लिए भी किया जाएगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है ना, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग है भारत के अंदर। ओके, तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है भारत के अंदर। ओके, इन सब के अलावा देखिए, भारत में जो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मार्केट साइज है वो 2022 तक एस्टिमेट किया गया था कि $1.6 बिलियन का होगा और अभी ये यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2029 तक ये $3 बिलियन का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक जो ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर है वो भारत के अंदर 1.4 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, इन सब के अलावा और भी कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि देखिए 2020 से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पूरे दुनिया भर में जो अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसको ब्लू लोन्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में $1.9 बिलियन का जो लोन होता है वो प्रोवाइड किया है। ओके, मतलब कि ब्लू लोन्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में इसने $1.9 बिलियन प्रोवाइड किया है पूरे दुनिया भर में अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को 2020 से। ओके, इन सब के अलावा देखिए, एक्सिस बैंक भारत का वन ऑफ द फर्स्ट बैंक है जिसके पास बोर्ड अप्रूव्ड इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पॉलिसी है लेंडिंग के लिए, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, जो कि आईएफसी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सिस बैंक को लेकर के और भी एक पॉइंट है। एक्सिस बैंक ने यहाँ पे पब्लिकली इस बात को कमिट किया था कि ये 2030 तक 60,000 करोड़ का लोन प्रोवाइड करेगा ईएसजी अलाइन सेक्टर के अंदर, जिसमें से मार्च 2024 तक ही इसने 30,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो इसने प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट था। तो ये न्यूज़ एक्सिस बैंक को लेकर के था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सिस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1993 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी जी और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके, समझ में आ गया पूरा न्यूज़ क्या था? तो यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है $500 मिलियन का भारत का पहला ब्लू लोन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये न्यूज़ एचडीएफसी बैंक को लेकर के है। एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर के अंदर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है। तो एचडीएफसी बैंक जो कि भारत का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने सिंगापुर के अंदर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है सिंगापुर में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो सिंगापुर का जो सेंट्रल बैंक है, जो वहाँ का फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, उसने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को होलसेल बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड किया है जो कि 15 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो गया है। तो इस लाइसेंस के साथ यहाँ पे जो एचडीएफसी बैंक है वो सिंगापुर के रेसिडेंट को वाइड रेंज ऑफ जो इसका फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, ये ऑफर करेगा। और यहाँ पे इस डिसीजन के बाद एचडीएफसी बैंक का जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है उसके अंदर 5 ब्रांचेस शामिल हो गया। एक तो है इसका हांगकांग में, एक है बहरीन में, एक है दुबई में, एक सिंगापुर में और एक इसका आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के अंदर। ओके,
और यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है केन्या के अंदर, अबू धाबी, दुबई, लंदन के अंदर। ओके, तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या था? सिंपल सा न्यूज़ था, HDFC बैंक ने सिंगापुर के अंदर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है। ओके, तो बस यही न्यूज़ था। HDFC बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1994 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक के MD एंड CEO का क्या नाम है? शशिधर जगदीशन। और HDFC बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड मिला है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 के अंदर। तो पूरा न्यूज़ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने A+ ग्रेड रिसीव किया है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के अंदर। और ये दूसरा लगातार साल है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड मिला है। ओके, अब यहाँ पे देखिए शक्तिकांत दास जी को ये जो अवार्ड मिला है तो इसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है? ओके, ये जो पूरा रिपोर्ट है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया? कौन इसको इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है? तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा ये जो पूरा अवार्ड है वो प्रेजेंट किया गया। और कहाँ पे प्रेजेंट किया गया? तो वॉशिंगटन DC के अंदर प्रेजेंट किया गया। ओके ना, देखिए यहाँ पे जो अलग अलग देश का सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं ना, जो सेंट्रल बैंकर्स होते हैं, तो उनको किस आधार पे ये जो ग्रेड है वो असाइन किया जाता है? तो अलग अलग की एरियाज है, जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट, करेंसी स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। तो इन सब की एरियाज के अंदर देखा जाता है कि जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उन्होंने कैसा काम किया है, और फिर उसको इवेल्युएट करके A+ to F स्केल पे उनको जो ग्रेड्स होता है वो असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे A का मतलब है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो अगर किसी सेंट्रल बैंकर को A प्रोवाइड किया गया है, फिर A+ प्रोवाइड किया गया है, तो वो इस बात को दिखाता है कि उस सेंट्रल बैंकर के द्वारा इन सब क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सीलेंट काम किया गया है। ओके, और अगर किसी सेंट्रल बैंकर को, किसी देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को F ग्रेड असाइन किया गया है, तो वो क्लियर फेलियर को यहाँ पे दिखाता है कि वो इन सब क्षेत्र के अंदर जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको वो नहीं निभा पाए। ओके, अब देखिए 1994 से ही ग्लोबल फाइनेंस ये जो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट्स कार्ड्स है उसको पब्लिश कर रहा है एनुअली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा किस फ्रीक्वेंसी पे ये सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स को पब्लिश किया जाता है? तो एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। और इसके अंदर नियरली जो 100 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, टेरिटरीज है, रीजन्स है, उसके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को ग्रेडिंग असाइन किया जाता है, इंक्लूडिंग जो यूरोपियन यूनियन के अंदर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स है उसको भी यहाँ पे ग्रेडिंग असाइन किया जाता है। जो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स है कैरिबियन एंड अफ्रीका के अंदर, उसके जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनको यहाँ पे ग्रेडिंग असाइन किया जाता है। ओके, तो 1994 से ही ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स को एनुअली पब्लिश किया जाता है। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश के जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं सिर्फ उनको यहाँ पे A+ ग्रेड प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे इंडिया के अलावा और 2 देश के सेंट्रल बैंकर को A+ ग्रेड मिला है, असाइन किया गया उनको। तो एक तो डेनमार्क है, डेनमार्क के क्रिस्टियन कैटल टॉमसन को यहाँ पे A+ ग्रेड असाइन किया गया है, और स्विट्जरलैंड के यहाँ पे टॉमसन जॉर्डन को A+ ग्रेड असाइन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे 3 देशों के सेंट्रल बैंकर को A+ ग्रेड असाइन किया गया है। और इस पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ओके, इंडिया के अलावा और 2 देशों के सेंट्रल बैंकर को A+ ग्रेड असाइन किया गया है, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। डेनमार्क के क्रिस्टियन कैटल टॉमसन को और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को यहाँ पे A+ ग्रेड असाइन किया गया है। ओके, ना देखिए ग्लोबल फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इंग्लिश लैंग्वेज मंथली फाइनेंशियल मैगजीन है। 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 50,000 कॉपीज इसका सर्कुलेट होता है, और 193 कंट्रीज और टेरिटरीज के अंदर इसके रीडर्स हैं। और अगर ग्लोबल फाइनेंस का हेडक्वार्टर का बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट में। ओके, समझ में आ गया पूरा न्यूज़ क्या था? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को A+ ग्रेड रिसीव असाइन किया गया है सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 के अंदर। और ये लगातार दूसरा बार है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने A+ ग्रेड रिसीव किया है। ओके,
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ भी पिछले वाले न्यूज़ से ही सिमिलर है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। तो यूएस का जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2024 के लिए बेस्ट बैंक इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। इसका जो 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड इवेंट हुआ था वहां पे। ओके, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2024 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक इन इंडिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है। इसका जो 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड इवेंट हुआ था वहां पे। और एसबीआई के बिहाफ पे किसने ये जो अवार्ड है वो रिसीव किया? तो एसबीआई की जो चेयरमैन है CS सेट्टी जी, उन्होंने एसबीआई के बिहाफ पे ये जो अवार्ड है वो रिसीव किया। ओके, समझ में आ गया ना? एसबीआई के बारे में बात हुआ है तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1955 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके चेयरमैन का क्या नाम है? चल्ला श्री निवेसुलु सेट्टी जी, CS सेट्टी जी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ यूएई एक्सचेंज सेंटर को लेकर के है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएई एक्सचेंज सेंटर का जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है, जो कि आरबीआई ने बहुत पहले इसको इशू किया था, उसको आरबीआई ने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए यूएई एक्सचेंज सेंटर के बारे में। तो थोड़ा सा बस हम देख लेते हैं कि ये काम क्या करता है। देखिए, यूएई एक्सचेंज सेंटर एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। ये किस तरह का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है? तो फॉरेन एक्सचेंज, रेमिटेंस सर्विसेज, बिल पेमेंट्स, अलग अलग पर्पस के लिए प्रीपेड कार्ड से इशू करता है। जो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज होता है वो ये प्रोवाइड करता है। दो देशों के बीच में जो फंड का ट्रांसफर होता है उसको ये फैसिलिटेट करता है। बिल पेमेंट से जुड़ा हुआ सर्विसेज ही प्रोवाइड करता है। अलग अलग पर्पस के लिए प्रीपेड कार्ड से इशू करता है। ओके, ना यहाँ पे उसका पूरा नाम है यूएई एक्सचेंज सेंटर LLC। तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरसीज प्रिंसिपल के तौर पे क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इशू किया था। मतलब कि ये ओवरसीज प्रिंसिपल के तौर पे जो इंडियन एजेंट्स है उसके साथ मिलकर के भारत के बाहर से भारत के अंदर जो पैसा आता है उसको ये फैसिलिटेट करता है। कस्टमर टू कस्टमर का क्या मतलब है? कि भारत के बाहर कोई इंडिविजुअल भारत के अंदर किसी इंडिविजुअल को पैसा भेज रहा है, तो यहाँ पे इस तरह का जो मनी ट्रांसफर होता है उसको ये फैसिलिटेट करता है। तो यूएई एक्सचेंज सेंटर LLC, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस दुबई के अंदर है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओवरसीज प्रिंसिपल के तौर पे क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इशू किया था। ओके, समझ में आ गया? अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएई एक्सचेंज सेंटर LLC का जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है उसको यहाँ पे आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। कुछ इसने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस नहीं किया, तो उसके बाद आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। तो अब यहाँ पे ये जो यूएई एक्सचेंज सेंटर है वो जो क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड मनी ट्रांसफर का बिजनेस है उसको अब ये नहीं कर सकेगा। मतलब कि भारत के बाहर से भारत के अंदर जो पैसा भेजा जाता था, तो पहले ये इंडियन एजेंट्स के साथ मिल करके उसको फैसिलिटेट करता था, तो अब इस तरह का काम ये नहीं कर सकेगा। ओके, और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 8 के तहत लिया गया है। ओके, समझ में आ गया? तो पूरा न्यूज़ क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूएई एक्सचेंज सेंटर के ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया है। आपको बस नाम याद रखना है, यूएई एक्सचेंज सेंटर। इसके ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कैंसिल कर दिया है। याद रहेगा? आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज़ को देखें। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये न्यूज़ सेबी को लेकर के है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर के है। सेबी ने NSE डेटा एंड एनालिटिक्स के ऊपर 12 लाख रुपीस का फाइन इम्पोज किया है रेगुलेटरी वायलेशन के लिए। ओके, तो सेबी ने यहाँ पे NSE डेटा एंड एनालिटिक्स के ऊपर, जो कि इसका ही सब्सिडरी है, NSE का सब्सिडरी है, तो इसके ऊपर इसने 12 लाख रुपीस का फाइन इम्पोज किया है रेगुलेटरी वायलेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये जो NSE डेटा एंड एनालिटिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए,
एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड को पहले डॉट एक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी है। ये क्या करता है, तो ये मार्केट डेटा और इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, बिजनेसेस है, उसको ये यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है। ओके, तो यहाँ पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका जो अलग अलग सेगमेंट है, कैपिटल मार्केट हो गया, तो जो स्टॉक ट्रेडिंग डेटा होता है वो ये प्रोवाइड करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया, जो डेरिवेटिव मार्केट डेटा होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। करेंसी डेरिवेटिव हो गया, होलसेल डेट मार्केट हो गया, जो बॉन्ड मार्केट डेटा होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट डेटा हो गया, कंपनीज और उसका सिक्योरिटीज़ का जो डेटा रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट हो गया। इसके बाद जो सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग से जुड़ा हुआ डेटा होता है, जो सिक्योरिटीज़ का लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है, तो इन सब से जुड़ा हुआ जो डेटा रहता है ना, उसको ये प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, समझ में आ गया? एक बेसिक आइडिया मिल गया आपको कि एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स क्या काम करता है। नाउ न्यूज़ क्या है उसको हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सेबी ने यहाँ पे एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स लिमिटेड के ऊपर 12 लाख रुपीस का पेनल्टी इंपोज किया है। नाउ किस लिए यहाँ पे सेबी ने 12 लाख रुपीस का पेनल्टी इंपोज किया है, तो यहाँ पे देखिए नियम के हिसाब से जो एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स है, इसको अपने पेरेंट कंपनी से अलग जो आईटी सिस्टम होता है उसको मेंटेन करना था, अलग इसको स्टाफ रखना था, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा था। ये इंडिपेंडेंटली काम करने के जगह पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि इसका पेरेंट कंपनी है, उसके साथ ही रिसोर्सेज को शेयर कर रहा था। सेम ये आईटी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था और यहाँ पे स्टाफ भी इसका अलग नहीं था। तो ये बेसिकली क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का वायलेशन है। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए जो सेबी है, सेबी ने इसके ऊपर 12 लाख रुपीज़ का पेनल्टी इम्पोज किया है। ओके, और यहाँ पे सेबी ने इसको बोला है कि विद इन 45 डेज इसको ये जो पेनल्टी है वो पे करना होगा। तो बस पूरा न्यूज़ यही था। यहाँ पे सेबी ने जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो सब्सिडरी है एनएससी डेटा एंड एनालिटिक्स, जो कि बेसिकली क्या करता है, मार्केट डेटा और इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, बिजनेसेस है, उसको ये फाइनेंशियल डेटा और एनालिटिक्स डिलीवर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करता है। तो उसके ऊपर यहाँ पे सेबी ने 12 लाख रुपीज़ का पेनल्टी इम्पोज किया है। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? सेबी के बारे में बात हुआ तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सेबी की चेयरपर्सन का भी नाम क्या है, माधवी पुरी बुज्जी। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है काफ़ी सिंपल सा न्यूज़ है। जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया ने प्रणव चावड़ा जी को सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। तो जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया ने प्रणव चावड़ा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया है और इस अपॉइंटमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया है। ओके, ना यहाँ पे जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के बारे में बात करें तो जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया जो जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर एक लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो उसका ये सब्सिडरी है। और जेपी मॉर्गन चेस ने इंडिया के अंदर 1945 में अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू किया था। चेस नेशनल बैंक जब जेपी मॉर्गन चेस में मर्ज हो गया था, तो उसके बाद इसने मुंबई के अंदर अपना पहला एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस सेटअप किया था और उसके बाद से इसने इंडिया के अंदर अपना ऑपरेशन शुरू किया। ओके, तो न्यूज़ क्या था कि जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया, जो कि जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी का सब्सिडरी है, भारत के अंदर ये एज अ फॉरेन बैंक के तौर पे काम कर रहा है। तो इसने यहाँ पे प्रणव चावड़ा जी को सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 80 बॉन्ड्स के थ्रू 5000 करोड़ रुपीस रेज किया है और इसके ऊपर इन बॉन्ड्स के अंदर जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसको यहाँ पे 7.98% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 81 बैंड्स होता क्या है। तो यहाँ पे 81 का फुल फॉर्म क्या है, एडिशनल टीयर 1। ओके, तो 81 या एडिशनल टीयर बॉन्ड्स क्या होता है, ये हाई रिस्क यानी कि ये काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि इस तरह के बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो भी दूसरे बॉन्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा
ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो ज़ाहिर-सा बात है कि रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो जो एटी बॉन्ड्स होता है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड, ये हाई रिस्क परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि बैंक्स के द्वारा इश्यू किया जाता है। जो बेसल 3 रेगुलेशन है उसके तहत कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैपिटल को मजबूत करने के लिए। तो ये यहाँ पे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इस तरह के बॉन्ड्स का ना कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि जब आप बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो उसका कुछ मैच्योरिटी डेट होता है, राइट? कितने साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मिल जाएगा, राइट? लेकिन ये जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स होता है ना, इसका कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट नहीं होता है, ओके? तो इसका कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं होता है और जब तक ये रहता है तब तक जो भी इन्वेस्टर है उसको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलते रहता है। लेकिन यहाँ पे जो भी इसको इश्यू करता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक ने इसको इश्यू किया है, तो अगर बैंक फाइनेंशियल ट्रबल में है तो यहाँ पे वो चाहे तो इंटरेस्ट को पोस्टपोन भी कर सकता है या फिर वो इंटरेस्ट देना बंद भी कर सकता है, ओके? इसको लेकर के इन्वेस्टर को सवाल नहीं उठा सकता है। और यहाँ पे अगर बैंक जो कि यहाँ पे ये बॉन्ड्स को इश्यू कर रहा है, अगर उसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, तो इस केस में वो यहाँ पे बॉन्ड्स को कैंसल भी कर सकता है। मतलब कि इन्वेस्टर का जो पैसा है वो पूरी तरह से डूब जाएगा, ओके? तो इसीलिए इसको थोड़ा रिस्की माना जाता है। हालाँकि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो दूसरे बॉन्ड्स के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ओके? एक बेसिक आइडिया आ गया आपको कि एडिशनल टियर या 81 बॉन्ड्स क्या होता है। न्यूज़ क्या है? तो सिंपल सा न्यूज़ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के बॉन्ड्स यानी कि जो एडिशनल टियर 1 80 बॉन्ड्स होता है उसको इशू करके 5000 करोड़ रुपया रेज किया है। और इसके ऊपर जो कूपन रेट है यानी कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 7.98% है। 7.98% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को पे किया जाएगा, ओके? और देखिए इस करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका ये पहला 81 बॉन्ड इशुएंस है, यानी कि पहली बार उसने इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स होता है उसको इशू करके फंड रेज किया है, ठीक है? और ये तो हमने पहले बात कर लिया था कि इस तरह के बॉन्ड्स का जो टेन्योर होता है वो क्या होता है? परपेचुअल होता है। मतलब कि कोई फिक्स्ड जो मैच्योरिटी डेट है वो इसका नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे जो इशूअर रहता है उसके पास 10 साल के बाद उसके पास ये ऑप्शन रहता है जिसके तहत उसके पास ये राइट रहता है, ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, राइट रहता है कि वो चाहे तो इन बॉन्ड्स को रिडीम कर सकता है। मतलब कि इन्वेस्टर्स को पैसा लौटा करके जो बॉन्ड्स है उसको वो वापस से खरीद सकता है, ओके? लेकिन अगर बैंक 10 साल के बाद रिडीम नहीं करना चाहता है तो फिर यहाँ पे वो हर साल उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि हर साल वो यहाँ पे 10 साल के बाद हर साल वो इन बॉन्ड्स को रिडीम कर सकता है, ओके? तो ये सब कुछ पॉइंट था यहाँ पे। बस आपको इतना याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एडिशनल टियर 1 बॉन्ड के थ्रू 5000 करोड़ रुपीस रेज किया है और इसके ऊपर जो कूपन रेट है वो कितना है? 7.98% है। मतलब कि इस रेट के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स है उसको यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये पहला 81 बॉन्ड इशुएंस है, ओके? याद रहेगा? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ था अक्टूबर मंथ के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।